बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जारी हैं, और इस वक्त कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको किस तरह ठीक किया जाए। आपने देखा कि कल इमरान खान ने जो मीडिया एक सेमिनार था उससे खिताब किया, और उस मीडिया सेमिनार में उन्होंने न्यूट्रल्स को भी कहा कि अभी भी वक्त है, आप ठीक हो जाएं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क की एजेंसीज़ हैं वो मुझे कहती रही हैं कि जी ये तमाम जो इस वक्त हुकूमत में हैं ये करप्ट हैं, और अगर ये करप्ट थे तो इनको हुकूमत क्यों दी गई। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे दौर में मीडिया के ऊपर कभी भी पाबंदियां नहीं लगाई गई, हमने मीडिया को आज़ादी दी, हमने मीडिया के लिए बहुत काम किया। और दूसरी जानिब अगर देखें तो जो दूसरी जमातें हैं उनकी जो जितने भी तर्जुमान हैं, जिस तरह आपने देखा कमर कायरा ने भी आज प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपको क्या हो गया है। शहबाज गिल का मामला तो बहुत छोटा है, लेकिन जो इमरान खान ने एजेंसीज़ पर इल्ज़ामात लगाए उनको आकर नाम लेना चाहिए। दूसरी जानिब आप देखें तो मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि खान साहब झूठ बोलना छोड़ दें, मुनाफिकत करना छोड़ दें। और उस वक्त तो आप कहते थे जी आपसे हिसाब होगा और हिसाब लेंगे, और अब आप क्यों FIA में जाकर पेश नहीं हो रहे, आज आप इदारों के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं। तमाम इदारे उस वक्त जो नैब थी, FIA था, इस तरह जो दूसरे इदारे थे उनको हमारे खिलाफ यूज़ करते थे। आज आपको क्या हो गया है, क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इससे इफ़ेक्ट हो रही है। आपने देखा है कि पिछले कई सालों से कोविड की वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो भी नीचे गई है, महंगाई में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आप देखें कि बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ है, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं। उसके साथ साथ गुर्बत और इफलास में भी इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो इदारे हैं ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि गार्डियन को एक इंटरव्यू भी दिया गया जिसमें इमरान खान ने जो सलमान रुश्दी हैं, जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनकी भी जो उनके ऊपर हमला हुआ है उसकी भी तरदीद की है। और साथ साथ कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरफ तो वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो इस तरह की चीज़ों को भी कंडेम करते हैं। तो आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, और क्या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पर नहीं आना चाहती, और दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो इस वक्त खामोश तमाशाई बनी रहे या उसको भी कोई रोल प्ले करना चाहिए, और क्या वो कोई रोल प्ले कर रही है, क्या हमारे इदारे रोल प्ले करना चाहते हैं। और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी जो है वो तनकीद की जाती है, कहा जाता है कि जी वो हमने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया था, इसलिए हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। फॉरेन फंडिंग की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी कुछ भी नहीं हुआ, पैसे आए हैं वो हमने मुल्क के लिए यूज़ किए हैं। तो एक तरफ तो आप जो मुल्क के लिए पैसे यूज़ करते हैं, दूसरी जानिब कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो एवन फील्ड में रहते हैं, सिरे महल में रहते हैं। इसी तरह दूसरी क़यादत जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में रहती है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके जाती है। तो ये हमारा मुल्क किस जानिब जा रहा है, और इस मुल्क को क्या सही सिमत पर नहीं जाना चाहिए था। क्या कायद आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान को आज जो है मुख्तलिफ सिमत में ना सिर्फ धकेला जा रहा है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस मुल्क को जो है डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और इंटरनेशनल कुव्वतें ये चाह रही हैं, और हमारी लीडरशिप को अब सोचना चाहिए, और तमाम जो जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको एक पेज पे आना चाहिए, और मुल्क के लिए कंसेंसस पे बैठना चाहिए, और मुल्क की सलामती के लिए फैसले करने चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराए देता हूँ। सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एंकर भी हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं जंग के और सीनियर तज़ियाकार भी हैं। आप इनके मुख्तलिफ TV चैनल्स पे तज़िये भी सुनते हैं। तो हम भट्टी साहब आपकी इजाज़त से हाफ़िज़ साहब की जानिब जाएँ। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हाफ़िज़ साहब, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कल सेमिनार से भी इमरान खान साहब ने खिताब किया और उसमें उन्होंने डायरेक्ट न्यूट्रल से कहा आए अपना रोल प्ले करें। आज मरियम औरंगज़ेब की आपने प्रेस टॉक सुनी, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स की बात करते हैं, एजेंसीज़ की बात करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते। कमर कायरा साहब ने भी यही बात की, और इसी तरह दूसरी जो लीडरशिप है वो भी यही बात कर रही है। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या तमाम सियासतदान बैठ सकते हैं एक पेज पे और बात हो सकती है? बहुत शुक्रिया साहब, आपने ये
जो करंट सिचुएशन है उस पर हम डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत हाई है और बहुत ऊंचा जा रहा है। उसकी कई वजूहत। सबसे पहले आपने बात की मीडिया के हवाले से। देखें, ये बड़ी अफसोसनाक पहलू है कि हम जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स हमने अपनाए हुए हैं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त हमारी बातें बड़े खुशनुमा होती हैं, बड़े बहुत खुशकुन किस्म के वादे करते हैं लोगों से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से बहुत से दावे किए जाते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जब भी हुकूमत में और इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इनका चेहरा दूसरा बन जाता है और मीडिया पर पाबंदियां जो है वो आयद की जाती है। ये किसी एक सियासी पार्टी की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का ये कल्चर बन गया है और पाकिस्तान की सियासत में ये रच बस गया है कि हम इक़्तिदार में हो तो हमारा चेहरा कुछ और होता है और अपोजिशन में हो तो हमारे दावे और वादे जो है कुछ और होते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने जो अपने मंशूर में मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो बातें की थी, बिल्कुल बरक्स उसके तमाम दावों के और वादों के बिल्कुल बरक्स इक़दाम किए और यहाँ पर ऐसे कवानीन जो है नाफिज करने की कोशिश की जाती रही जिसके बारे में अमूमी तासुर यही था कि ये मीडिया का गला दबाने को मुतरादिफ है। और अगर उस वक्त मीडिया और हमारी तंजीमें और सहाफ़ियों के अदारे अगर ये मुश्तरका जद्दोजहद न करते तो यकीनन हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर मिलते और हमारा मीडिया मजीद पाबंदियों की जकड़ में आ जाता। बहरहाल ये एक अलग कहानी है पाकिस्तान में सहाफती जद्दोजहद के हवाले से, और पाकिस्तान में जो आमराना मीडिया कवानीन नाफिज होते रहे, ये एक अलग दास्तान है। हम ये देख रहे हैं कि आज यकीनन दोनों तरफ से इस मीडिया की आज़ादी के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि हकीकत तो यह है कि मीडिया जो है वो हर दौर में मातूब रहा है और हर दौर में हुक्मरान जो है वो इसका गला दबाने की कोशिश करते रहे। तो आज जो सूरत हाल है ये बारह कदर इसलिए बेहतर है कि आज सेंसर की पाबंदियां नहीं है, अखबारात पर भी और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया हाउसेस है उन पर रात को 12 बजे या 1 बजे कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं आ रही। और चूंकि तो ये है कि जी बिल्कुल हाफिज साहब, कॉल्स नहीं आ रही, बिल्कुल आपसे भी बात जारी रखेंगे, लेकिन सुहेल भट्टी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भट्टी साहब, सबसे पहले देखिए, आपने गुफ्तगू सुनी हाफिज साहब की, काफ़ी तजुर्बा है, और हाफिज साहब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे लिए जो नए लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। जी, तो भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इमरान खान साहब ने कल बात की है, उन्होंने कहा कि जी न्यूटर्स के लिए अभी भी टाइम है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसीज आकर बताती थी। मरियम औरंगज़ेब कहती है कि एजेंसीज़ के नाम बताएं, कमर कायरा साहब कहते हैं कि एजेंसीज़ के नाम बताएं, लेकिन उन्होंने तो प्रीमियर एजेंसीज़ के नाम लिए हैं कि ये लोगों के नाम नहीं लिए, लेकिन एजेंसीज़ के नाम लिए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और इमरान खान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि मुझे आउट करने की कोशिश हो रही है? वासब, थैंक यू सो मच। देखिए, इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता 4 सालों की हम बात करें, और बिलखुसूस गुज़श्ता अगर हम 5 महीनों की बात करें, जो उन्होंने तर्ज़ सियासत इख्तियार किया है, जो उनकी स्ट्रेटजी है वो इतनी तबाहकुन है। वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मैं शायद 3, 4 या 2 पार्टीज़ जिनको उन्होंने टारगेट किया हुआ है मैं उनको डैमेज कर सकूँगा। वो उनको नहीं, सबसे पहले वो अपने आप को बुरे तरह से डैमेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आप पाकिस्तान का एक सियासी तारीख थी, एक पॉलिटिकल कल्चर था, बहुत से नापसंदीदा वाक़यात होते रहे, लेकिन हमने देखा कि हमारी मेजर मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ ने उससे लर्न करते हुए माजी की रविश को तर्क किया, और उन्होंने बेहतर अंदाज में चीज़ों को जमहूरी अंदाज में आगे चलाने के लिए बैठकर बातचीत की। लेकिन वो कोशिशें जो 15-20 साल में हुई, उनको भी अब डैमेज कर दिया गया है। उसके बाद बदतरीन सियासी दौर से हम गुजर रहे हैं इमरान खान साहब की सियासत की वजह से, सियासी हिकमत अमली की वजह से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब को अवाम के अंदर जो एक उन्होंने एक डिजिटल मीडिया और एक पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया था, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग उनके साथ है जी। लेकिन ना सिर्फ अपनी जमात के साथ, अपने साथ, और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी तब्दीली चाहते हैं, ये उन सबको आने वाले दिनों में बड़ा मायूस करेंगे। रीज़न ये है, जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है वो मुल्क को, वो अपनी जमात को
अपनी सियासत को और आवाम को कभी बंद गली में नहीं धकेलता। उसने क्राइसिस में यकीनन सामना करता है। जितने बड़े नाम है आप दुनिया की तारीख के उठाकर देख ले, जमहूरी मुआशरे के अंदर इमरान खान साहब जमहूरी मुआशरे के अंदर जो तब्दीली चाहते हैं वो एक डिक्टेटर की किसी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप के अंदर जो होती है वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूरोपियन डेमोक्रेसी यहाँ पर हो, लेकिन वो जो रूल करें, जो इक़्तिदार को वो रन करें या इक़्तिदार को एंजॉय करें, वो एक डिक्टेटरशिप के स्टाइल में हो, जिन मुल्कों की एग्जाम्पल देते हैं। तो ये चल नहीं सकता। उसके बाद अब तक जो उन्होंने तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है, पॉलिटिकल लीडर विजडम के साथ, अपनी पॉलिटिकल विजडम के साथ दरमियानी रास्ता निकालते हुए मामलात को सुलझाता है। खान साहब जो अब तक हमने उन्हें स्टडी किया है, मेरे ख्याल में वो एक उस करिज्मेटिक अपनी पर्सनैलिटी की वजह से लोगों को तो अपने साथ वो बिल्कुल हीरो के तौर पे लेके आ रहे हैं। लेकिन एक जो सियासी लीडर होता है, जो उसकी जो विजडम प्रिवेल करती है कि उसने क्राइसिस से कौम को निकालना है। खान साहब कौम को क्राइसिस में डाल रहे हैं। लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटी से मुल्क को क्राइसिस से निकालता है। खान साहब चाहते हैं मुल्क के अंदर जितनी मर्जी मुआशी तबाही हो जाए, लेकिन उन्हें इक़्तिदार मिल जाए। ऐसा इक़्तिदार किसी सियासी लीडर को भी सूट नहीं करता, ना उसकी सियासत का कोई मुस्तकबिल होता है, ना वो उन अवाम को डिलीवर कर सकता है जो उसके साथ अटैच होते हैं। खान साहब को एक मौका मिला, जिस तरीके की उनकी गवर्नेंस हमारे सामने रही, अब वो खुद भी मानते हैं। खान साहब जो कौम के साथ वादा करते हैं, जो फिलोसफिकल बातें होती हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल उसके बरक्स करते हैं। जब वो इस तरीके अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार से बाहर हुए, उन्होंने कौम से बहुत से खिताब किए, जिसके अंदर एक खिताब ये भी था कि माजी के अंदर ये गलतियां थी, मेरी कमज़ोर हुकूमत थी, इत्तेहादी थे, डिक्टेशन मिलती थी, अब मैंने तहिया कर ली है, हुकूमत बनाऊंगा तो 2/3 अक्सरियत से बनाऊंगा, वरना ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल सही। अभी तो लोगों ने बात, सुबह लोगों की आंख ही नहीं खुली थी। पंजाब में जाकर आपने जो आपके नारे थे, दावे थे, उसके बरक्स 10 वोटों वाली जमात के साथ अपने सीएम बना के फिर आपने गवर्नमेंट बना ली। तो खान साहब चाहते हैं कि सिस्टम को भले तबाह होता हो जाए, मुआशी निज़ाम भले तबाह हो जाए, वो वापस आ जाए। इस तरह नहीं आएंगे। खान साहब पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल विजडम के जरिए से वापस आ सकते हैं। के जरिए से वापस आएंगे। भट्टी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप लीडर होते हैं तो फिर आपको दीवार की दूसरी साइड पे देखना पड़ता है, आपका विजन होता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन हुआ है एक ब्रेक का वक्त, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ बैक। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसमें हम अपने तज़कियाकारों से मुख्तलिफ एंगल से बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जो सोच है, जो उनका विजन है, उस हवाले से। तो हाफिज़ ताहिर खलील साहब की जानिब जाएंगे। हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने कहा कि मीडिया जो है, अगर वो उसी तरह करता कि तमाम तंजीमों को साथ लेकर चलता, अपने इख्तलाफात बुला देता, तो आज ये चीज़ें ना होती। तो आज हम अगर सियासत की बात करें तो क्या सियासतदानों में इस वक्त जो पाकिस्तान में लीडरशिप है, इनमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि वो सारों मिलकर इकट्ठे होकर बैठ जाएं और पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल हैं उनका हल करें? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मुआशी मसला है, उसके बाद सिक्योरिटी का मसला है, और इसके साथ पाकिस्तान को और बहुत से मसाइल हैं। देखें ना, अभी तक IMF का मुआहदा भी नहीं हुआ। जी नहीं, देखिए बाबर साहब, बात ये है कि जो एक अरसे से ये महसूस किया जा रहा है और इस जरूरत को उजागर किया जाता रहा है कि पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं उस पर एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर जो है उस पर एक इत्तफाक राय करें। और उस इत्तफाक राय का बेहतरीन फोरम जो है वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की निगेशन जो है उसके बगैर, पार्लियामेंट के बगैर तो डायलॉग की कोई सूरत बन ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और लोग भी जो हमारे लोग हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या सियासत है कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं, जब नशिस्तें खाली होती हैं तो आप दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं और उसी कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी करते हैं। अगर कौमी असम्बली बुरी थी तो उससे अलग हो जाना चाहिए था, अलग हो गए हैं तो वापसी का रास्ता फिर तो ताहिर साहब, सुहेल भट्टी साहब की बात सही है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। नहीं, बात यह है कि ये एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूज इसलिए है कि उन्हें जो है एक जो बंद गली में दाखिल हुए हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, और वापसी का जो रास्ता है वो पार्लियामेंट की है। वो अब समझ गए इस बात को कि अगर मसाइल हल करने हैं, देखिए अगर ये मुल्क में इंतखाबात होने हैं या पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं उनको हल करना है, तो फिर पार्लियामेंट के बगैर ये बात नहीं हो सकती, और पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। और जरूरत, देखिए ये मियां शहबाज शरीफ ने भी बात की है कि ग्रैंड डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी हो गया स्टेक होल्डर्स पे।
जो पाकिस्तान आपने के जो आप साहब stakeholder शहबाज थे, शरीफ साहब की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा यही तासुर है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छा काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट के से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं। तो क्या बात है कि 4-5 महीने में अभी तक वो अपने गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर पाए? इसके साथ साथ आपने देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी वो एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही जो कि पंजाब में होती थी। आज उनकी क्या ग्रिप नहीं है? मिनिस्टर्स अपने अपने डिसीजन नहीं नहीं, करते ये हैं, देखिए सेक्रेटरीज अपने बात ये अपने है कि डिसीजन करते आप हैं। ये बुनियादी जो है वो बात समझे जी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो है 11 इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, जी और उसमें मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ ख्यालात की हामिल पार्टियां जो है वो एक बुनियादी नुक्ते पर इकट्ठी हुई थी कि इमरान खान को गिराया जाए। जी लेकिन अब ये है कि जो पाकिस्तान के जो मसाइल है, देखिए मईशत जो है पाकिस्तान की वो रूबा जवाल है, उसको बेहतरी की तरफ लाना है और इकदाम हो रहे हैं। तो उसे बेहतरी की तरफ लाने के लिए जो इकदाम हो रहे हैं, जो मुश्किल फैसले हो रहे हैं, उसमें लगता यह है कि दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो पूरी तरह से शेयर नहीं कर रही, और जो एक मुत्तफिका लाए अमल होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि सारा बोझ जो है वो एक PMLN को उठाना पड़ रहा है, और जो अवाम की तरफ से बेजारी और अवाम की तरफ से जो तनकीद का सामना है वो PMLN को हो रहा है। तो इसमें जब तक ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मईशत के हवाले से जो बोझ है वो नहीं उठाएंगी, मुश्किल फैसलों में शेयर नहीं करेंगी, तो ये हालात इस तरह से नॉर्मल नहीं होंगे, और लोगों को बिल्कुल नजर आना बिल्कुल चाहिए आपने कि इत्तेहादी जी जमातें भी एक पेज पर हैं। जी एक पेज अब पे होना दूसरा चाहिए। ये है कि जी 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 करें, बात करें आप जी साहब। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? जी कहिए। अब दूसरा ये है कि ये उसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया जिसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों के कायदीन बैठे, बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ एक टेबल पर आए। अगर मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकती हैं तो आज पाकिस्तान के हालात वो नहीं है जो उस वक्त पोलराइजेशन थी। बहरहाल आज भी पोलराइजेशन है, तो यकीनन आज भी वो सूरत हाल हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मायूसी नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है वो इस तरफ आ जाएंगे कि दोबारा पार्लियामेंट में रजू जी करें, दोबारा और पार्लियामेंट में रजू दोबारा करें। जो है और आफिज चार्टर ऑफ साहब इकोनॉमी की भट्टी जो बात साहब हो रही है उस कहते पर जी जी साइन करेंगे। जी आफिज साहब कहते हैं कि जी एक ही फोरम है सिर्फ चार्टर ऑफ जी कि वो जो जिस तरह उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, वो कहते हैं कि फोरम एक ही है, वापस आ जाए। मैंने उनसे सवाल किया था कि शहबाज शरीफ साहब को मैं समझता हूं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे गवर्नेंस को वो चीज़ों को देखते हैं। अभी मैंने भी सुना है और भट्टी साहब मुख्तलिफ चाय मगोइयाँ भी हैं कि इनको समझा जाता था कि जी ये गवर्नेंस को बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे, लेकिन आप समझते हैं कि वो चीज़ें कर पाए हैं? क्या महंगाई को कम कर पाए हैं? गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है उसको कम कर पाए हैं? जो वादे किए थे आप समझते हैं कि वो पूरे कर पाए हैं? ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं, इसी तरह आपने देखा कि दूसरी जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है उसमें भी डिलेइंग आ रही है। और एक मैंने खुद भी एक चीज़ पढ़ी भी है, सुनी भी है कि एक कंपनी है जो कि कई मिलियंस डॉलर्स की है और उसको जो है बड़े सस्ते मतलब दामों में बेचा जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि जी तमाम बहुत से लोग उसमें ऑन बोर्ड हैं, सेक्रेटरीज हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं और बहुत से लोग हैं। क्या ये बात सच है? बावर, ये बात बिल्कुल सच है। और मुझे खुद भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता। मैंने भी पढ़े हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई बात बता दें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरे लिए शॉकिंग सरप्राइज़ है कि वो जो हम पंजाब स्पीड की बात किया करते थे और उसके बाद बिलखसूस मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है मरकज़ के अंदर, ये बात किया करते थे कि गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान बड़े स्कैंडल हुए हैं, कौमी ख़जाने का बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो डेफिनेटली हम इनसे उम्मीद करते थे कि जो पिछले 3.5 सालों में एक वो हुकूमत जिसके पास न तजर्बाकार थी, अनाड़ीपन था, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, लेकिन ये लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, इनके होते हुए वो काम नहीं हो सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ वही काम इनके यहाँ भी कुछ और ज़्यादा स्पीड से होना शुरू हो गए। जैसे आपने अभी बात की, एक कंपनी है ENI जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन का, जिसके पास लाइसेंस है और उसके पास तकरीबन 12 एक्टिव एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस है तेल और गैस के। इस कंपनी ने फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान से क्विट करना है, और एक ऐसी एक शेडी डील बनाई गई
कि उसने उसके एहसास से जिसकी मालियत तेल और गैस, उसका पूरा एक सेटअप है, उसके एक्टिव लाइसेंस हैं, $400 मिलियन से ज़ायद उसकी वैल्यू है पूरी मार्केट के सामने। और आप सुनकर हैरान होंगे, उस कंपनी ने एक और नई कंपनी कायम करके, जिसके पास पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस को के ब्लॉक्स का ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बुनियादी शर्त होती है जब आप लाइसेंस हासिल करते हैं किसी भी ब्लॉक की ड्रिलिंग के लिए, बिडिंग भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके पास ऑपरेटरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक निजी आईपीपीज और अपने मुलाजमीन पर मुश्तमिल एक कंपनी बनाई जिसका नाम है PIOGCL, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी। उसको $400 मिलियन से जायद के असासे जो हैं $16 मिलियन में बेच के वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है। आप सुनकर हैरान होंगे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा साहब, जो वैसे अपने मुनफरिद कामों के हवाले से जाने जाते हैं, वो इनके लोगों को लिफ्ट से रिसीव करते हैं, लिफ्ट से उन्हें सी ऑफ करते हैं। उन्होंने उन तमाम चीज़ों को ओवरलुक कर दिया है। बिलखुसूस जिस कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके ऊपर $118 मिलियन की टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं और बहुत से मसाइल हैं। और बढ़कर, सबसे बढ़कर, जब आप एक्चुअल प्राइस पे उसको बेचते हैं फेयर कंपटीशन के तहत, तो आपके कौमी खजाने को खतीर फ़ायदा होता है टैक्स की मद में। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत आसान तरीका था कि आप किसी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज मौजूद हैं, उनसे आप उसकी वैल्यूएशन करवा लेते कि क्या एक्विजिशन प्राइस ठीक है कि नहीं करवाया गया। इंतहाई खामोशी के साथ अफसरान के ऊपर शदीद दबाव है, जो मुतलका डायरेक्टरेट के अफसरान हैं उनके ऊपर दबाव के जल्द अज जल्द करें, वो नहीं कर पाए। अब आप सुनकर हैरान होंगे, उसके पास ऑपरेटरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, बुनियादी कंडीशन, कम वैल्यू के ऊपर कहाँ। अच्छा, $16 मिलियन के अंदर एक वेल आजकल जो आप ड्रिल करते हैं ना, उससे तो ज्यादा कॉस्ट है। और एक जिसके पास ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी उसको बेच रहे हैं। अब एक 2 समरियां इन्होंने मूव की हैं, जिसकी कॉपीज मेरे पास मौजूद है। एक प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है कि इस सारी डील को अप्रूव कराना है फेडरल कैबिनेट से, चूंकि एग्रीमेंट्स के अंदर वर्ड फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल कैबिनेट से करवाना है, या वहां भेज दें। अगर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव नहीं करते, एक और समरी भेजी है काबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी को कि आप हमें जो फेडरल कैबिनेट का इख्तियार है उससे ख़त्म करके ये इख्तियार एक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन को दे दें, ताकि उससे हम ये अप्रूवल दिलवा लें। ये बहुत संगीन बेज़ाब्तगी है, कौमी ख़जाने को खतीर नुकसान पहुंच रहा है, स्ट्रेटजिक ये रिजर्व है पाकिस्तान के, कल को कौन इसका जिम्मेदार होगा, सब खामोश हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ। सबसे बढ़कर हमारी 2 कंपनियां हैं, 2-3 सरकारी, PPL, OGDCL, GHPL, $16 मिलियन क्या वो $32 मिलियन में भी आसानी से इसको खरीद लें। अगर आप ओपन मार्केट में दें, हम पाकिस्तान की सरकारी कंपनी उसको खरीद सकती हैं। सब ने आंखें बंद रखी हुई हैं, क्योंकि लगता यह है कि मुबैना तौर के ऊपर कुछ लोगों की चूंचे गीली हो चुकी हैं और वो ये काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो हमेशा कहते हैं कि जी मैं ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हूँ और जो भी बात करता हूँ वो कहता हूँ कि जी उसको मेरिट पे होना चाहिए। तो अब इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें हो गई तो आप देखिए 450 मिलियन की जो कंपनी है वो 16 मिलियन में अगर सेल होगी तो इससे पाकिस्तानी खजाने को नुकसान होगा। यहाँ पर फिर नाजरीन कहा जा रहा है ब्रेक का वक्त हुआ, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सनीयत तज़कियाकार हैं। हाफिज़ साहब आपकी जानिब आऊँगा, और आपने बात की थी कि एक ही रास्ता है पार्लियामेंट की जानिब और उसकी जानिब बढ़ना होगा। लेकिन अभी आप देखें कि पाकिस्तान को, जिसने आपने कहा कि बहुत से मसाइल का सामना है, और इन मसाइल से निकलने के लिए यकीनन जिस तरह इमरान खान कहता है कि जी एक ही रास्ता है, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही होगी, और जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं आप समझते हैं कि वो भी हमें कोई सपोर्ट हासिल है उनकी, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर हम आपस में लड़ रहे हैं और जो हमारे हमसाया ममालिक चाहते हैं और जो हम ख़ासकर इंडिया चाहता है कि जी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो और इसकी इकॉनमी नीचे जाए और एटमी हथियारों को ख़तरा हो। तो इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जिनको कहा जाता है, ये जनरेट हो रही हैं। तो इनसे अब निमटना कैसे है, करना क्या चाहिए, पॉलिटिकल जमातों को क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए? और उसमें हम देख रहे हैं कि जो आइंदा महीना शुरू हो रहा है सितंबर का जी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। जी जी, जो ममनुआ फंडिंग केस है जी, उसका रेफरेंस जो है गवर्नमेंट तैयार कर रही है, और
सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि पार्टी तहलील करनी है या नाअहली जो है वो होनी है, सिर्फ वहां तक रहना है। तो दूसरा जो है, अगर देखें इसमें अगर नाअहली होती है तो फिर यह है कि मियां नवाज शरीफ की भी ताहयात नाअहली हो चुकी है जी। और उसकी वापसी जो है दोनों की, उसका एक ही तरीका है कि पार्लियामेंट एक नई कानून साजी करे और उसके लिए तहरीक इंसाफ को भी पार्लियामेंट में आना होगा और PMLN को भी एक ही टेबल पे बैठना होगा। उसके बगैर नाअहली खत्म नहीं हो सकती। अगर ये सूरत बनती है तो फिर तो हाफिज साहब अगर ये बात होती है तो फिर इमरान खान तो ठीक है, वो कहता है जी मुझे नाअहल करेंगे और फिर दोनों को अहल करेंगे जी। और उसके क्योंकि देखें लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा यही है कि अगर इमरान खान मैदान में होंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ भी मैदान में होंगे जी। उनकी वापसी की जो रास्ता है वो हमवार हुआ है। अभी जो कल ट्रीटी हुआ है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, उससे एक वापसी की सूरत नजर आ रही है कि उसमें जो मुल्जिम है उनको उनकी वापसी के लिए कहा गया है। और ये इसमें अहम बात यह है कि ये ट्रीटी जो है ये तहरीक इंसाफ ने इसको अमली शक्ल दी और तहरीक इंसाफ ने बहुत तेजी के साथ इस ट्रीटी पर काम किया था। लेकिन अब ये इस पर जो है दस्तखत किए हैं बरतानिया ने, और बरतानवी जो होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनका स्टेटमेंट आया था कि हमने पाकिस्तानियों के लिए एक ये रास्ता खोला है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जरिए नवाज शरीफ की वापसी, क्योंकि मियां साहब ने एक बरतानवी ऑर्डर के खिलाफ स्टे ले रखा है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने इमरान दौर में मियां नवाज शरीफ को वतन वापस भेजने के लिए एक ऑर्डर जारी किया था। उसमें मियां साहब ने एक स्टे लिया है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत मियां साहब को निकालने का कोई इरादा नहीं रखती। अभी चूंकि स्टे चल रहा है और अगले महीने शायद 17 सितंबर उसकी डेट है, अगर वो स्टे कैंसिल भी हो जाता है तो इस मुआहदे के जरिए मियां साहब की वापसी मुमकिन हो जाएगी। और अगर मियां साहब इसके खिलाफ अपील करते हैं अपने स्टे को कैंसिल करने के खिलाफ, तो फिर इसका मतलब यह है कि बड़ी उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और अभी उनका स्टे रहेगा। लेकिन जावेद लतीफ का जो बयान आया है उससे लगता यही है कि मियां साहब अपना अटैची केस तैयार कर चुके हैं। अभी ये भी आ रही है खबर के जो इमरान खान साहब हैं वो मिले हैं शहबाज गिल से, यानी तो इसके बारे में क्या कहेंगे? शहबाज गिल से मुलाकात का जी, उन्होंने कहा है कि मैं जाऊंगा मिलने के लिए। और तहरीक इंसाफ ने देखे एक बड़ा स्टैंड लिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI और PML यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत वफाक और पंजाब का सूबा आमने सामने है। दोनों के एक्शन जो है वो बैक वक्त चल रहे हैं। अगर यहाँ पर शहबाज गिल के गिर्द एक बंदा तैयार किया गया है तो पंजाब हुकूमत ने भी तो आप देखें ना काफी वो FIR दर्ज कर दी उनके खिलाफ, जो 25 वो हुआ था, आपने देखा था 25 मई के हवाले से MPs थे जी। और यहाँ पर भी 11 जो PTI के लीडर्स हैं उनको FIA की तरफ से तलब किया जा रहा है और ममनुआ फंडिंग केस पे, और उनसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और सवालनामा भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से एक कैफियत है और कैफियत यह है कि दोनों आमने सामने हैं और इसकी वापसी उसी वक्त होगी जब दोनों जमातें ये रियलाइज कर लेंगी कि हमारा अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी मौजूदा पोजीशनों से पीछे हटना पड़ेगा। पोजीशनों से बिल्कुल हाफिज साहब, पोजीशनों से पीछे हटना होगा। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि इमरान खान भी जी बिल्कुल इमरान खान भी मिले हैं शहबाज गिल से, और एक तरफ वो कहते थे कि जी उसने जो थोड़ी सी बात कर दी है, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान ने भी स्टेटमेंट्स दी, शहबाज शरीफ ने नहीं दी, मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी, या सादिक की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं, मरियम नवाज़ की बात करते हैं, तो कहते हैं जी सिर्फ शहबाज गिल ही क्यों? देखिए दो चीज़ें इस मामले के अंदर। पहली बात यह कि मुझे आज सुबह बेहद अफसोस हुआ जब शहबाज गिल को पहुंचाया गया अदालत में, हॉस्पिटल से ले जाया गया तो कोई PTI का रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। बदकिस्मती के साथ आपको जाना चाहिए था बैकअप के लिए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के भी एक स्टेटमेंट आई है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से उन्हें तशद्दुद किया गया है। और इवन वैसे भी आपने देखा है भट्टी साहब, जो लीडरशिप के करीब होता है बंदा, उससे पॉलिटिशियन वैसे ही थोड़ा सा थ्रेट फील करते हैं, उसको नापसंद करते हैं। जी, जिनसी तशद्दुद तक के उन्होंने इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन बात यह अगर उन पर तशद्दुद हुआ तो उसकी दिन मजम्मत बनती है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम
शहबाज गिल साहब ने किया था, और जो सब अब एक बयानी ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ ने ये कहा, जरदारी ने ये कहा, बाकी सब ने कहा, उन्होंने जो कुछ कहा वो हमें भी याद है, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, गलत था। लेकिन इमरान खान साहब, लेकिन उनको सजाएं मिली ना, नवाज शरीफ नाअहल हुए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अभी भी एफआईआर लेकिन पहली बात जवेद लतीफ पे भी एफआईआर, देखिए आपने वो, हम आगे चल के भी उसका कंटेंट टू कंटेंट कहते हैं, क्या इसी सेंसिटिविटी की बात उन्होंने की थी जी, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन पहली बात ये कि आप तो रिफॉर्मिस्ट हैं, आप तो इनकलाबी हैं, आप तो हकीकी तब्दीली लाने वाले हैं जी। आप तो जिनको मुबैना तौर चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं, जिन्हें कोई सेंस नहीं है, फिर आप अपने आप को मैच कर रहे हैं कि हमने भी वही काम किया जो उन्होंने काम किया था। तो ये मादरत के साथ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने भी ऐसा कह दिया। और अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने ये कहा था, तो पॉलिटिकल लोग हैं जी, उन्हें पता है हमने कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, हम क्या बात कह रहे हैं जी। उन्होंने बड़े डिफरेंट पैराए में बात की है। शहबाज गिल साहब जब ये बात कर रहे थे, जब मैं उन्हें सुन रहा था, उनकी नॉर्मली आप स्पीच सुने, वो एक ड्राफ्टेड एक चीज थी जो उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस थी एग्जैक्टली। और जो लाइन क्रॉस करके उन्होंने जहां जिस लेवल पर जाकर बात की और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम के चैनल से ऑनर हुए, ऐसी एग्जांपल पहले पाकिस्तान में नहीं मिली। जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने नरेट किया है और जो उनकी इंटेंशन थी और जिस कॉन्टेक्स्ट में उनकी इंटेंशन थी, ऐसे पहले किसी ने नहीं कहा। कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अदालत ने दोबारा उनका एग्जामिन उन्हें करने का कहा है। कहीं उनका अगर तशद्दुद हुआ है, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से भी एक एडवर्टीजमेंट आई है कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, तो आके हमें सबमिट करें। अदालत में मामला है, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन इस तरह आप बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते उस इल्ज़ाम से कि दूसरी जमातों के लोगों ने भी ये कहा जो था। ये कहा था, बिल्कुल। सोहेल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज ताहिर खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।